2024 में होने जा रहे लोकसभा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज समालखा में शक्ति केंद्र प्रमुखों के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख संगम नाम के कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समालखा के पट्टी कल्याण स्थित सेवा साधना केंद्र में जारी है। कार्यक्रम के प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि 2024 विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए बीजेपी 4 लाख पन्ना प्रमुखों को तैयार करेगी और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रांत के संघ चालक पवन जिंदल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद संजय भाटिया, सांसद कृष्णलाल पवार समेत तमाम नेता मौजूद रहे। रविवार को निकाय मंत्री कमल गुप्ता यमुनानगर पहुंचे और नगर निगम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में मेयर मदन चौहान भी साथ रहे। इस दौरान कमल गुप्ता पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में बहुत खामियां हैं। कमल गुप्ता ने कहा कि गलतियां होना स्वाभाविक है, जिसे हम मजबूती के साथ दूर करने में जुटे हुए हैं। यमुनानगर में 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होने वाला है। इसी को लेकर 2 दिनों तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान दौरे पर रहे। वहीं हरियाणा के एकमात्र विपक्षी सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यमुनानगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन त्यागी के निवास पर मीडिया से बातचीत को लाठी से दबाने का प्रयास करती है, तो वहीं विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है वे उनके मुद्दों को लेकर आए। इसी को लेकर विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम रखा गया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी है तो वो बीजेपी में है। आजमपुर उपचुनाव में राव इंद्रजीत कृष्ण पवार गुर्जर करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का 14 अप्रैल को सोनीपत में समापन होगा। वहीं विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सरकार लोगों की आवाज नहीं आए, अरविंद शर्मा मनीष ग्रोवर पर आरोप लगा रहे हैं। तो सरपंचों का मामला तो आपके सामने है। ये भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार की वजह से हमने किया और ई टेंडरिंग भ्रष्टाचार का उत्तर है। ये भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने का इन्होंने किया। ई टेंडरिंग को जो पिछले समय जब सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ था, इतने समय से काम चल रहा था, तो ई टेंडरिंग से पहले तो काम नहीं करा रहे थे और जो काम करा रहे थे वो अधिकारी और ठेकेदार मिलके आपके पास हम रिपोर्ट लेके आया, वो जो एक पूरा रिकॉर्ड लेके आएंगे। हमारे एक साथी ने आज उसको एकत्रित करने का काम किया है कि जब ये ई टेंडरिंग की विंडो खुलती है उसके 1 घंटे में बंद कर देते हैं। कौन वो ठेकेदार है जो बैठ के उसके साथ बैठता है कि भाई जो है ई टेंडरिंग की विंडो खुल के और वो तभी बैठने का काम करते हैं? कौन कौन वो ठेकेदार है? ये क्या, ये जो है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण करने के लिए सरकार ये इस प्रकार की बात कर रही है। अब खबर करनाल से है, जहां पंजाब के किसानों ने करनाल की सब्जी मंडी में धरना प्रदर्शन शुरू किया। लगभग 2 दर्जन किसानों को मंडी अड़ातियों ने मटर की फसल का भुगतान नहीं किया है। बता दें कि करनाल मंडी में मटर की फसल बेचने वाले पंजाब के किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने बताया कि 2 दर्जन किसानों ने मंडी की एक फर्म को 2 करोड़ 85 लाख की मटर बेची थी। फसल लाने और बेचने का पूरा रिकॉर्ड उनके पास है। अड़ातियों ने किसानों की 26 लाख की पेमेंट रोक कर रखी है, जिसके लिए किसान लगातार चक्कर काट रहे हैं।
किसानों ने कहा कि जब तक उनकी फसल का पूरा भुगतान नहीं मिलता वे धरने पर बैठे रहेंगे। पंजाब के तरनतारन जिले के किसानों की मटर की फसल यहां घरोंडा करनाल सब्जी मंडी में 593 नंबर दुकान पर पहुंचती थी, जो करीब 2 करोड़ 85 लाख की फसल यहां पर आई है। उसमें से बाकी पेमेंट दे दी गई, 26 लाख रुपया पेंडिंग रह गया। वो पिछले 2-2.5 महीने से ये चक्कर मार रहे हैं किसान, इनको परेशान किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। वो पेमेंट दे नहीं रहे थे, तो पिछले 3 दिनों से ये पंजाब के किसान आगे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब तो मैं आगू सत्यन सिंह अल्लोवाल जी, जो मेरे गांव से लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए की जो मटर की फसल इस मंडी में इस दुकान में आई है, उसकी जो पेमेंट है लगभग 26 लाख रुपया जो रोक लिया गया है, उसको लेने के लिए लगभग हम 2.5-3 महीने से जहां धक्के खा रहे हैं और 17 तारीख को हम जहां दरी बिछा के बैठ गए हैं मटरों की अपनी जो है पेमेंट लेने के लिए। और हम जितनी बार भी चक्कर काटे हैं जहां, और हमें हर बार जो है लारा लगा के भगा दिया गया है कि आज कल करते करते 3 महीने निकाल दिए। ये पंजाब के किसान भाई तरन तारण जिले के कई गांव से मटर यहाँ भेजते थे। शिव गंगा फूड कंपनी है 593 नंबर नई सब्जी मंडी करनाल, ये लोग वहां से इनसे किसानों से मटर ले आते थे। 3-4 करोड़ का मटर आया, लास्ट में 30-40 लाख रुपए की इनकी पेमेंट रोक ली और अब देने में आनाकानी कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से ये चक्कर काट रहे हैं। 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर दूर से ये आते हैं, इनको ट्रका के भेज देते हैं। यमुनानगर में पेंशन एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष एसएल दुरेजा ने कहा कि देश के कई राज्यों में पेंशनर को 65 वर्ष पूरे होने पर 5% बढ़ोतरी, 70 वर्ष पूरे होने पर 10% बढ़ोतरी और 75 वर्ष के होने पर 15% पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान है। लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री और सांसदों की कमेटी इस मामले को सही ठहरा चुकी है, लेकिन उसे आज तक लागू नहीं किया गया है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बीके मेहता, रोडवेज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोशन लाल शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तुरंत पड़ोसी राज्यों की तरह हरियाणा में भी पेंशनर के पेंशन में बढ़ोतरी करके उन्हें यह लाभ दिया जाना चाहिए। ये पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल फंक्शन है जो हर वर्ष हम करते हैं और इस फंक्शन में जो भी गतिविधियां पेंशनर्स की हुई हैं पूरे वर्ष के अंदर वो उनको बताते हैं, जो अकाउंट्स का है वो बताते हैं, क्या खर्चा है, क्या आमदन हुई है। और इसके अलावा जो भी हमारी मांगे हैं, जो सरकार से, हरियाणा सरकार से मांगे हैं पेंशनर्स की, वो हम डीसी महोदय के मार्फत से सीएम साहब को भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेंशनर्स के हक में फैसले दिए गए हैं, उनका सरकार जो है बजाय कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है वो कई साल पे चलते रहते हैं, उसका जो है समाधान सरकार जल्दी करे ताकि हमारे पेंशनर्स को उसका बेनिफिट मिले। बहुत से साथी तो पेंशनर्स को बेनिफिट नहीं मिलता और वो सड़क से डाल जाते हैं। तो इसलिए जो हमारी ये डिमांड्स हैं इनको सरकार वायदा करती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती। तो इसी उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ मांग पत्र भी देंगे और उन मांगों के बारे में अपने साथियों से बताएंगे। सबसे हमारी जो मेडिकल वाली है, मेडिकल कैश मेडिकल, इसके सब एम्प्लॉइज को सब पैड मिलना चाहिए, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। हमारा ये विचार है। और कुछ कहना चाहिए? बाकी जो ये 20% 80 में देते हैं वो 70 साल जो एज कम्प्लीट हुए तो 5%, 75 की हो जाए 10%, तो और उसके ऊपर जो आगे 15%, ये सब देनी चाहिए।
यमुनानगर से हुड्डा के सेक्टर 17 में पुलिस थाना बना है। इसी इलाके में एक मोबाइल कंपनी का कस्टमर केयर का कार्यालय है, जहां उनके जनरेटर बाहर लगे हुए हैं। इसी दौरान बीती रात 2 चोरों ने इस जनरेटर के दरवाजे के ताले को तोड़ा और उसके बाद जनरेटर की बैटरी चुराकर वहां से फरार हो गए। ये वारदात वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कस्टमर केयर के मालिक का कहना है कि 1.5 साल पहले भी इसी तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं हुड्डा थाना क्षेत्र प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में उन्हें चोरों की सूचना मिली थी। सीसीटीवी कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद हैं, वे लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो गया है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चोरों तक पहुंचती है। रात को चोरी हुई है जी। जनरेटर के सारे ताले तोड़ के ना जी, 2 ताले लगे हुए थे, ताले तोड़ के बैटरी चोरी हुई है। 1.5 साल पहले भी ऐसी हुई है जी बात। हाँ जी, पुलिस ने दे दी है जी, FIR लिखवा दी है। तो बैटरी चोरी हुई है। हाँ, ये सूचना प्राप्त हुई थी कि दीपक ग्रोवर है जो SUC 104 है यहाँ हुड्डा में, सैमसंग केयर का। तो वहाँ उसके जो जनरेटर बाहर रखे थे उसकी बैटरी चोरी होगी। उसके बारे में सीसीटीवी प्राप्त हुई थी, उसकी जगह कंप्लेंट ले ली और HC अमित द्वारा उसका मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। खबर गुरुग्राम से है, जहां IIT दिल्ली की टीम जिले की सोसाइटियों का अप्रैल के पहले हफ्ते से स्ट्रक्चर ऑडिट शुरू करेगी। इसको लेकर DC निशांत यादव और ADC विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में बिल्डर प्रतिनिधियों और RWA के पदाधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि स्ट्रक्चर ऑडिट मानसून शुरू होने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा और इसी पर जो भी निर्णय लिया जाना है वे समय रहते ही लिया जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई पर कोई असर ना पड़े। दरअसल जिले की मैप्सको, स्पेज, M3M, ब्रिक्स, ल्यूबनी, रहेजा, महिंद्रा, औरा, ट्यूलिप, अंतरिक्ष हाइट सहित 15 सोसाइटियों का स्ट्रक्चर ऑडिट कराया जा रहा था, जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं। 2 फेज के ऑडिट के दौरान RWA ने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिनके निवारण के लिए RWA और बिल्डर प्रतिनिधियों को आमने सामने बैठाकर इन आपत्तियों को दूर किया गया है। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में सोसाइटियों को धरातल पर स्ट्रक्चर ऑडिट शुरू हो जाएगा। आज हमने जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का प्रोसेस चल रहा है 15 सोसाइटीज में, उनके RWA, डेवलपर और हमारी जो टेक्निकल 4 एजेंसी हमने जो जिला प्रशासन ने एम्पैनल करी थी, उनका डिस्कशन रखा था। पहले फेज में विजुअल इंस्पेक्शन हुआ था, उस पे RWA कुछ आपत्तियां थी, उनके कुछ कमेंट्स थे, तो उसके समाधान के लिए हमने फरवरी में एजेंसीज को दोबारा हर एक RWA में भेजा और उनसे एक डिटेल एक्शन टेकन रिपोर्ट की भी जो आपत्ति थी उस पे क्या तकनीकी रूप से क्या बिंदु है या कोई और तरह की आपत्ति है, वो उन्होंने हमें रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट पे आज बिंदुवार और सोसाइटी वाइज हमने चर्चा करी। जी, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर ऑडिट चल रही है उसकी जो फर्स्ट फेज में आए थे, इंस्पेक्ट करके गए थे, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट पे हमें कुछ कमियां पाई गई थी, उस कमियों को हमने उजागर किया था और यहाँ पे सबमिट की थी। तो उसके लिए फिर हमारे ऑडिटर ने कुछ रिप्लाई दी थी और हम उस रिप्लाई पे क्लैरिफिकेशन लेने आए थे। तो जो हमारे पॉइंट्स थे, जो हमें इमीडिएट थ्रेट लग रहा रेजिडेंट्स को, वो पॉइंट हमने बताई और हमने पूछा कि कब तक आप हमें टाइमलाइन बताओ गवर्नमेंट को, जब ये चीजें करेक्ट की जाएंगी और कैसे आगे प्रोसेस होगा। रॉय साहब हैं, अमित यादव हैं, हम ब्रिक्स लुम्बिनी से हैं। हमारी पहली सोसाइटी है जो ये DC के एफर्ट की वजह से आज जो बिल्डर हमारा टेबल पे बैठने को राजी नहीं था, आज वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे हैं वो ऑन बोर्ड हुए हैं, रेसिडेंट्स ऑन बोर्ड हुए हैं और हमारे बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर ने बगैर किसी प्री कंडीशन के जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके सारे रिकमेंडेशंस को फुलफिल करके वो सारा रिपेयर के स्कोप ऑफ वर्क में इंक्लूड करके और
हमारे जो इन हाउस हमारी जो टीम है, जो स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट्स है, जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग के सुपरविजन में ये सारा काम होगा। झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने जिले में ओलावृष्टि और बरसात से हुए फसलों के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाने और किसानों को उनके फसलों का मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। मामले पर गीता बुक्कल का कहना है कि कांग्रेस विधानसभा में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग का मुद्दा उठाएगी। आपको बता दें कि झज्जर जिले के करीब 1 दर्जन गांव में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को बेहद नुकसान पहुंचा है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द बर्बाद फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए स्पेशल गिरदावरी करवानी चाहिए और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। गीता बुक्कल का यह भी कहना है कि एक तरफ किसान कर्ज की मार झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की मार भी उसे झेलनी पड़ रही है। ओलावृष्टि आसमानी आफत बनकर किसानों की फसलों पर पड़ी है। ऐसे किसानों को सरकार को जल्द से जल्द राहत प्रदान करनी चाहिए। क्या परेशानी भाई साहब ऐसा कि तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया भाई साहब, कति तबाही कर दी, कोई भी कितने भी कोई सारा नुकसान कर दिया। क्या नाम है? मेरा नाम वीर कुमार भाई साहब। कौन सा गाँव है? नौगांव जी। तो ये ऐसे कैसे होगी? भाई रामजिन कर दिए, रामजिन कर दिया भाई, ओला कर दिया भाई, बहुत खत्म कर दिया। हर साल ऐसे ही होता है या? भाई हमने जिंदगी पहली बार देखा भाई साहब सिस्टम। हम तो अपनी उम्र वोट हो लिया, कदे नहीं देखे। किस तरह के ओले थे? छोटे थे भाई? मोड़ा तो बुझ जाए मतलब भाई साहब, मन मोटा मोट लग रही था, मोटे ओले थे बेहद। ये भाई साहब सरकार और प्रशासन से क्या मांग कर? भाई सरकार ये है भाई कि हमारा गुजारा हो जाए कि मैं कल ये ओलावृष्टि हुई है यहाँ पे और भारी बारिश के साथ साथ तूफान भी आया था और उसमें कंटिन्यू 27-28 मिनट ओलावृष्टि हुई है यहाँ पे। उसमें गांव प्रभावित हुए हैं। नौगावा, सुंदरेटी, रुडियावास, अकेडी, मदनपुर, लडान और अपना मद्दल है, बर्ड है और आगे की तरफ हो रहा है। ये तो हमारी यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो है। और इसमें लगभग ये मान के चलो पर जो गांव के अनुसार एक गांव में 2,500 से 3,000 एकड़ तो नॉर्मल जमीन है। तो सारी टोटल जमीन का तो आकलन करना ये तो सरकार कर सके है जी। हमारा रेवेन्यू स्टाफ फील्ड में है। मुझे भी सूचना मिली है कि कुछ गांवों में ओलावृष्टि है, बारिश भी है काफी इलाके में। तो हमारा फील्ड स्टाफ और तहसीलदार फील्ड में भी इसका आकलन कर रहे हैं और जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। गिरदावरी के लिए कितनी अलग टीमें बनाई गई हैं? फिलहाल तो आकलन कर रहे हैं नुकसान का। भारत सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है। अगर किसी किसान को अपना फसल में नुकसान लगता है तो वो ई क्षतिपूर्ति को दर्ज भी करा सकते हैं, जिसके बाद उसकी जांच हो जाए। जो असामयिक जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे क्षेत्र के बहुत सारे गांव हैं, चाहे हमारा केडी मदनपुर है, लडायन है, नौगांव है, सासरौली है और सालावास वाला क्षेत्र है, उसमें बहुत ज्यादा ओलावृष्टि होने की वजह से खड़ी फसल और कटी हुई फसल का बहुत भारी नुकसान हुआ है। विशेष तौर से सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है। किसान बेचारा जो उसकी गाड़ी कमाई, जितनी मेहनत के साथ उसने फसल उगाई थी, वो सारी की सारी नष्ट हो गई है। हम चाहते हैं, क्योंकि बजट का सत्र भी इस समय चल रहा है, हम इस बात को सरकार से मांग भी उठाएंगे और तुरंत जो है जिला प्रशासन स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे। जितनी बार भी हमने ये कहा है तो वो कहते हैं कि क्षतिपूर्ति पोर्टल का निर्माण कर दिया है। भिवानी में दिव्यांगों ने एक अनूठी राज्य स्तरीय दिव्यांग कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 15 जिलों से आए दिव्यांगों ने अपने हाथों से बनाई पेंटिंग, हस्तशिल्प, कपड़े, मालाएं और अन्य उपयोगी सामान की स्टॉल लगाकर उनको प्रदर्शित किया, जिन्हें देखने और खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ यहां पर पहुंची। आपको बता दें कि भारत सरकार के सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने भिवानी में दिव्यांगों को उनकी प्रतिभा का मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय दिव्यांग कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया।
इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने हरियाणा दिव्यांग आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से दिव्यांग पेंशन 2500 से बढ़ाकर 2750 रुपए की जाएगी। साथ ही कहा कि प्रदेश में अब दिव्यांग पेंशन का दायरा बढ़ाकर 1 लाख दिव्यांगों तक पहुंच गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने हाल ही में जारी किए गए बजट में दिव्यांगों के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया है। को प्रस्तुत किया है, उसके कुछ ही भाग को मैं समझ पाया हूँ। बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे सर। क्या क्या फायदे, कैसे बनाया आपने, ये क्या बनाया और आपने? मैं चूड़ियों का ये किया है सर। दिखाओ। ये देखो सर, ये बनाया है सर, ये बनाया है। क्या फायदा मिलेगा इससे आपको? आपको पैसे मिलेंगे, कुछ कमा पाओगे, कुछ कमाई कर पाओगे, जीवन यापन कर पाओगे अपना? यस सर। सर ये जो हमने प्रदर्शनी लगाई है, ये मेन तौर पर हरियाणा स्टेट से डिफरेंट काफी सारे स्कूल्स हमारे यहाँ आए हुए हैं और हमारा जो मेन उद्देश्य है सर ये लगाने का कि कम्युनिटी जो है अवेयर हो, पेरेंट्स को भी पता चले कि हमारे बच्चे जो स्पेशल नीड बच्चे हैं, CWSN हैं, ये बच्चे कर सकते हैं। अगर इनको मौका दिया जाए, इनको ट्रेंड किया जाए वोकेशनल की ट्रेनिंग देकर, तो बहुत अच्छा बनाते हैं। आपके सामने ही ये जीवंत उदाहरण है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से, जो काम नहीं आता हम यूज करके छोड़ देते हैं, ये पानी की बोतल हैं छोटी छोटी, और इनसे इन बच्चों ने होम डेकोर का कितना अच्छा मतलब ये सारी चीजें बनाई हैं। सरकार के द्वारा वित्त पोषित 2 दिवसीय दिव्यांगों के कौशल प्रदर्शन का वो था कि वो अपने जो हुनर से जो आइटम बनाते हैं उनको ट्रेडिंग करने के लिए पब्लिक में लाया जाए, जिससे अत्यधिक अवेयरनेस हो। और यदि इनकी ट्रेडिंग होगी तो जिनको बने हुए उससे ये आत्मनिर्भर अपनी आजीविका चला सकेंगे। इनके जो माता पिता हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और एक उनको बिजनेस है वो मिल जाएगा। साड़ी ले लेंगे जी, साड़ी तो मैं जी फिर मैं तो जी 1 हफ्ते में जी 100 बना लेता हूँ। अरे 100 नहीं बनाने तुम्हें 1 लाख मोमबत्तियां बनानी है 1 हफ्ते में। 1 लाख खरीदे, 1 लाख मैं कैसे बना पाऊंगा? अरे कैसे बनाएगा? उद्देश्य इस तरह के दिव्य मेले लगाने का। वी हैव नॉट टू बिकम जॉब सीकर। दिव्यांग को जॉब लेने वाला नहीं बनना है, जॉब देने वाला बनना है। दिव्यांग जन की प्रतिभा को पहचानते हुए देश भर में प्रांत के अनुसार दिव्य मेले लगाए गए हैं। उसी क्रम में हरियाणा के अंदर प्रथम बार यह दिव्यांगों के टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने के लिए यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है कि दिव्यांगजन ने अपनी प्रतिभा के दम पर क्या क्या काम किए हैं। यद्यपि अभी ये कॉमर्शियल स्टेटस तक तो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था है। इस प्रारंभिक अवस्था को जनता के सामने लाने के लिए यह आदर्श रिहेबिलिटेशन सेंटर के कैंपस में यह प्रशिक्षण, यह हमने प्रदर्शनी लगाई है, जिसका कल स्वयं मैंने उद्घाटन किया था। देखिए, अगर आप फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चे को मेन स्ट्रीम तक लेके जाना। कि वो बच्चे दिव्यांग समझ के या जिनको अन्य नामों के पर संबोधन करके अलग थलग किया जाता रहा है और जो है गुमनाम जिंदगी उन्होंने जी है बहुतों ने, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है यहाँ उपलब्ध कराया गया है और उनके द्वारा जो कौशल दिखाया गया है वो बेहतरीन है, अन्य बच्चों के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि अन्य बच्चों को थोड़ा सीखने में मतलब जल्दी सीख लेते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी